नमस्कार बच्चों। तो आज हम गेस्टोल्ट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं जो भी हूँ साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको फैक्ट्स को बता रही हूँ। आज हम सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको सिद्धांत बताती नहीं हूँ, आपको सिद्धांत याद भी करवाती हूँ। जितनी भी साइकोलॉजी हम यहाँ पढ़ेंगे वो सब मैं आपको याद करवाऊंगी, और साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ मैं। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें, जिससे कि मैं आपके आंसर्स कर सकूं। तो जो भी सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उन सिद्धांतों को मैं आपको याद करवा देती हूँ। तो बच्चों, आज हम जिस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे वो सिद्धांत है गेस्टोल्ट वाद का सिद्धांत, या गेस्टोल्ट सिद्धांत, या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। इस सिद्धांत को देने वाले जो थे वो थे, उसके प्रवर्तक जो हैं वो तो देखो मैक्स वर्दिमर माने जाएंगे, प्रयोगकर्ता जो है कोहलर माने जाएंगे, और संयोगकर्ता जो है कॉफका और कुटलेविन माने जाएंगे। तो इन चारों का ही नाम यदि उसमें कंपटीशंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, अलग अलग तरह से घुमा करके प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ये चारों जो थे इस सिद्धांत से संबंधित थे। तो आज हम इस सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। गेस्टोल्ट सिद्धांत सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिस पूर्णाकार या समग्र आकृति का सिद्धांत। तो ये जो गेस्टोल्ट जो ये है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। गेस्टोल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। किसका? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ जो बताया गया है वो है पूर्णाकार समग्राकार। यानी पूर्ण रूप से हमको समस्याओं को देखना चाहिए, तभी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये शैक्षिक बिंदु के अंतर्गत आ जाता है। तो हम आज इसका जो गेस्टोल्ट जो संप्रदाय का जो उदय हुआ था वो 1912 में जर्मनी के अंतर्गत हुआ था। जर्मनी में 1912 में गेस्टोल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। इसमें जो एक प्रयोग किया गया था वो प्रयोग केनरी द्वीप पर किया गया था 1913 से 1918 के बीच में। प्रयोगकर्ता जो कोहलर थे, उन्होंने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, यानी सुल्तान नाम था उसका, चिंपैंजी था, जिसको वनमानुष भी कहा जाता है। इसको एक रूम में बंद कर दिया गया, एक कमरे में इसको बंद कर दिया गया और कुछ केले छत पर लटका दिए गए। अब इसने वहां उसी रूम में कुछ चार पांच डिब्बे जो थे वो रख दिए गए थे, और वो सारे डिब्बों को रख दिया गया और उस रूम में चिंपैंजी को बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ कि चिंपैंजी को भूख लगी, उसने केलों को देखा, उसने काफी उछल कूद करने के बावजूद भी वो जो केले थे वो उनको प्राप्त नहीं कर पाया। अब उसने क्या किया कि उसने चारों तरफ रूम को देखा, उसकी संरचना को देखा, डिब्बों को देखा, उन डिब्बों की संरचनाओं को देखा, और दिमाग लगाया अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसने उन डिब्बों को देखा, और एक एक डिब्बे को क्या किया, वो समीप लेकर के आया। उनकी संरचना को देखा, उन डिब्बों को समीप लेकर के आया, और वो जो डिब्बे थे वो सभी समान पूर्वक थे, सभी समानता की दृष्टि से समान थे। उन डिब्बों को समीप लेकर के आया, उसने एक के बाद एक डिब्बा सरलता पूर्वक रख लिया, और रखने के बाद उसने वो केलों को प्राप्त कर लिया। इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी प्रयोग के आधार पर इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रयोग किया, इस प्रयोग के आधार पर इस सिद्धांत के कुछ नियम निकल करके आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान किसका नाम था? चिंपैंजी जो वनमानुष था, जिसने कोहलर ने जिस वनमानुष पर प्रयोग किया था, उस चिंपैंजी का नाम, यानी उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। सुल्तान, बार बार जोड़ दे रही हूं,
बहुत कंपटीशंस में ये नाम पूछ लिया गया है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान। अब बंदर ने, उसने जो वनमानुष ने क्या किया कि उन केलों को प्राप्त कर लिया। इससे कुछ नियम निकल करके आए इस सिद्धांत से कि संरचनात्मकता का नियम, यानी कि उसने उन डिब्बों की संरचना को देखा और देखने के बाद सभी डिब्बों को समीप लेकर के आया। तो समीपता का नियम, सरलता, यानी जो डिब्बे थे वो सभी समान थे, समानता का नियम। इस सिद्धांत से कुछ नियम निकल करके आए, संरचना का नियम, समीपता का नियम, समानता का नियम और सरलता पूर्वक उन डिब्बों को एक के ऊपर एक उसने रख लिया। तो सरलता का नियम, ये एक छोटा सा प्रयोग कोहलर ने किया था और ये प्रयोग जो किया था वो 1913 से 1918 के बीच में किया था। इस सिद्धांत कि मैंने आपको नाम बताए कि गैस्टॉल्टवाद का सिद्धांत, गैस्टॉल्ट सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्र आकृति का सिद्धांत, गैस्टॉल्ट और इनसाइट थ्योरी। छोटा सा अपना बहुत इजी वे में हमको समझ में आ गया होगा कि कोहलर जो थे उन्होंने प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, जिसको हम वनमानुष भी कहते हैं। अब बच्चों, हर एक सिद्धांत के शैक्षिक महत्व निकल करके आते हैं, उन शैक्षिक महत्व को भी हम याद कर लेते हैं। कि देखिए, मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताया था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो है वो छोटे बच्चों को काम में आता है, यानी कि गलती करके सीखना। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं जिनमें समझ आ जाती है, वो गैस्टॉल्ट या पूर्णाकार या ये संपूर्ण आकृति का जो सिद्धांत है उसके आधार पर सीखते हैं। ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो इसी सिद्धांत के आधार पर होता है। और ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट है कि जो शिक्षक है उसको संपूर्ण समस्याओं से बच्चे को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि जब समस्या अपूर्ण होगी तो बच्चा उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षक को संपूर्ण समस्या का जो अवलोकन है वो बच्चों को करवा देना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस समस्या का समाधान कर सके। ये जो सिद्धांत है वो गणित, विज्ञान, व्याकरण को सीखने सिखाने से संबंधित है, यानी कि विज्ञान, गणित और व्याकरण को सीखने सिखाने में ये सिद्धांत काम आता है। विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति जैसी मानसिक क्रियाएं भी इसी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, मानसिक जैसी क्रियाएं हैं वो इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। अनुसंधान, जिसको रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान और समस्या समाधान का उपयोग भी इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत यांत्रिकता का खंडन करता है और तार्किक तरीके से सोचने पर मजबूर करता है, या ये तार्किक तरीके से सोचने का कार्य करता है। ये सिद्धांत तर्क के आधार पर कार्य करता है, यानी तार्किकता पे काम करता है, बल्कि रटंत विद्या से ये सिद्धांत दूर रहता है। यांत्रिकता का सिद्धांत जो काम में आ रहा था वो था पावलोव वाला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उसमें हम यांत्रिकता पर वो सिद्धांत काम में आ रहा था। पाठ योजना का निर्माण भी जो उत्पत्ति हुई थी वो गैस्टॉल्टवादियों से ही हुई थी। हम लोग पाठ योजना का निर्माण करते हैं जो बीएड के अंतर्गत आता है। बीएड में लेसन प्लान होते हैं, वो पाठ योजना इसी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। तो एक छोटा सा सिद्धांत था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि कोहलर जो थे वो प्रयोग करता थे
मैक्स वर्दीमर इसके प्रवर्तक थे। कॉफका और कुर्ट लेविल जो थे वो सहयोगकर्ता थे। इन चारों का ही नाम आ जाता है। घुमा फिरा करके किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके कुछ नियम जो निकल करके आए, संरचनात्मकता का नियम, समीपता का नियम, समानता का नियम और सरलता का नियम, इन नियमों को भी कॉम्पिटिशन्स में आपसे पूछ लिया जाता है। बच्चों, शैक्षिक महत्व में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि समस्या समाधान का उपयोग कहाँ से किया जाता है, अनुसंधान विधि में कौन सा सिद्धांत काम में आता है, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, विचार शक्ति, ये कौन से सिद्धांत के आधार पर कार्य करती हैं, व्याकरण, गणित और विज्ञान को कौन से सिद्धांत पर सीखने सिखाने के कार्य में काम लिया जाता है, पाठ योजना की उत्पत्ति कौन से सिद्धांत के आधार पर हुई थी, पाठ्यक्रम का निर्माण कौन से सिद्धांत के आधार पर हुआ था, और किशोर अवस्था जो है वो सूझ व अंतर्दृष्टि के माध्यम से कार्य करते हैं। ये सारे इस तरह से सिद्धांत जो है वो जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं कि गेस्टोल्टवाद सिद्धांत के आधार पर ये सारी क्रियाएं, ये सारी अनुक्रियाएं काम करती हैं। तो ये छोटा सा सिद्धांत था, इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है बच्चों। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ठीक है, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत दूर दूर एरियाज में बैठे रहते हैं, उन बच्चों को कहीं भी एक अच्छी तरह से ज्ञान नहीं मिल पाता है, तो वो छोटे एक कम समय में, कम लिमिट पीरियड में हम इन सिद्धांतों को सीख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि साइकोलॉजी में एक भ्रम बना दिया गया है कि हमको समझ में नहीं आती है। तो बेटा, साइकोलॉजी जितना सरल सब्जेक्ट वो है वो कहीं पर नहीं है, और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स कर सकते हैं, और बच्चों शेयर भी जरूर करें, जिससे कि जो बच्चे बैठे हुए हैं जिनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं वीडियोस, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हमने गेस्टोल्ट सिद्धांत किया है। नेक्स्ट मैं आपके आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी तरह से सभी सिद्धांतों को करवा दूंगी, और साइकोलॉजी का जितना भी हम फैक्ट्स हैं, साइकोलॉजी के बारे में जितनी भी बातें हमें कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है, उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो बच्चों, जो बीएड में हम कॉपियों को किस तरह से लिखना चाहिए हमें, क्योंकि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जो इंटीग्रेटेड वाले बीए बीएड बीएससी बीएड वाले जो बच्चे हैं, वो कॉपियां कैसे लिखनी चाहिए, उनको एग्जाम की जो कॉपी है वो किस तरह से लिखनी चाहिए, जिससे कि उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि बहुत सारे बीएड के बच्चे जो हैं कॉपियों को लिखते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। कहीं क्वेश्चन मार्क्स अच्छे से नहीं लगते, क्वेश्चन का नंबरिंग अच्छे से नहीं करते हैं, प्रश्न को कुछ अलग ही तरीके से घुमा फिरा के लिख देते, कुछ समझ में नहीं आता उनका। तो इसलिए कैसे कॉपी को लिखना चाहिए, किस तरह से कॉपी में लिखने के बाद हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आने वाले समय में आपको वीडियो बनाऊंगी। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें।